आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो स्कॉलरशिप शेयर करने जा रहा हूँ इसमें पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद सेलेक्ट होती है और ये वो स्कॉलरशिप है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान काफ़ी पॉपुलर भी है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें महाना जो स्टाइपेंड है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा देखने को मिलता है मास्टर्स और पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए। और अगर बात करें बैचलर्स की तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं इसी कंट्री में एक और स्कॉलरशिप एक्टिव है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा उन बच्चों के लिए जो बैचलर के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें हर तरह की आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इवन दो आपके जो एयर टिकट के पैसे हैं वो भी इसी स्कॉलरशिप में शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की। अब मलेशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यानी कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए एक शानदार किस्म की अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है जिसकी जो एप्लीकेशन है वो 4 मार्च से शुरू हो गई हैं और इनकी जो आखिरी तरीक है अप्लाई करने की वो 3 अप्रैल है। तो अगर आप मास्टर्स और पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ दी फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वैसे मलेशिया में इसके बाद एक और स्कॉलरशिप भी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होंगे, इसका जिक्र हम वीडियो में आगे जाके आप लोगों के साथ में करता हूँ। और अभी करंटली इसमें और इसके साथ साथ जो दूसरा स्कॉलरशिप अभी ओपन है वो अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है मलेशिया की, वहाँ बैचलर वालों के लिए एडमिशन ओपन है और वो स्कॉलरशिप भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और उनकी जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई है। तो इन दोनों स्कॉलरशिप को इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। इवन दो ये जो मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है MIS की स्कीम बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको कंप्लीट अप्लाई करने का तरीकाकार भी इसी वीडियो में शेयर करूँगा एंड होपफुली इस वीडियो में आपके तमाम सवाल कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाएँ या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। आप गूगल पे जाके अगर आप लिखें मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप इस इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे जिधर आपके पास इन्होंने अपनी डेडलाइन के बारे में भी जिक्र किया हुआ और बाकी सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ यहाँ पे गाइडेंस है, गाइडलाइंस है जो आपको पढ़ने के लिए आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपने अप्लाई यहाँ पे करना कैसे, इसमें चीज़ें कौन कौन सी आपको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस PDF फाइल को आपने गौर से देखना है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया होगा कि कंट्री कौन कौन से हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें पाकिस्तान शामिल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट पहले कौन कौन से चाहिए, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको फर्दर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो बच्चे बार बार सवाल पूछते हैं स्कॉलरशिप के लिए क्या पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, तो ज़रूर ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास डिग्री मौजूद है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं मौजूद तो जस्ट आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो अभी अपने किसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं 7th या 8th में और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो भी उनके पास अभी करंट सेमेस्टर है वहाँ तक का रिजल्ट कार्ड चाहिए और एक आपको अपने यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो आप लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये बात कि यहाँ पे जो C पॉइंट है ये बड़ा अहम है। ये पॉइंट ये है कि अगर आपकी डिग्री के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ये मेंशन नहीं है कि आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो किस तरह से जस्टिफाई किया जाता है, यानी आपको जो A ग्रेड मिला है उसकी आगे पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, ये वैसे HEC की वेबसाइट पर से मिल जाता है और यूनिवर्सिटी भी आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेटर से दे सकती है। तो यहाँ तो ये अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल करें और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट जारी करते हैं उनके पीछे या उनके साल लिखा होता है, तो लिहाजा आपको लहजा से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने ये बात मेक श्योर कर लेनी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम जस्टिफाई है कि नहीं है। तो ये मोस्टली बहरहाल है। बाकी यहाँ पे आइलेट्स और टॉफल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा अगर आपके पास है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। लीगल रिकमेंडेशन लेटर वो वाले नहीं चाहिए जो आपको सिंपल PDF फॉर्म में होते हैं, इनका अपना खास टेम्पलेट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उस शक्ल में चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी PDF में टेम्पलेट वो बना रखा है या ले रखे हैं प्रोफेसर से तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उनको थोड़ा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो लिहाजा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे उन तमाम स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा जिनको रिकमेंडेशन लेटर्स का ही नहीं पता कि ये होते क्या हैं। तो ये आपको आपके साबका इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, उन टीचरों से जिन्होंने आपको लास्ट में पढ़ाया होता है। यानी लेट्स सपोज दैट आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर की डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है उस डिग्री के दौरान 2 टीचर ऐसों से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने होंगे जिनसे आपकी अच्छी बनी है, जो आपके बिहाफ के ऊपर आपको रिकमेंड कर सकें कि भाई आप उनके बड़े एक अच्छे स्टूडेंट थे और आपके बारे में वो 4 अच्छी लाइनें लिख सकें। अब आप समझ गए होंगे, तो ये वो लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। और एक आपको इसके बाद चाहिए CV, और CV जो है वो वहाँ पे आपको चाहिए यूरोपास में, बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री में जहाँ भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास यूरोपास की ही CV होनी चाहिए। यूरोपास बेसिकली तौर पर एक फॉर्मेट है
जो कि आपको यूरोपीय यूनियन की जो वेबसाइट है वहाँ से ये फॉलो करना पड़ता है, और उसी वेबसाइट से वो जाके CV आपको बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आप लोगों को खुद वो CV बनाने नहीं आती, या आप ये वो बनाना ही नहीं चाहते, या आपके पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए फिर आप हमारी टीम की भी सर्विस ले सकते हैं। मैं नीचे एक व्हाट्सएप का नंबर छोड़ रहा हूँ, आप टीम से रब्ता करके इनसे भी ये CV बनवा सकते हैं। लेकिन ये आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड लास्ट पे चाहिए होता है यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, बल्कि यहाँ पे 2 रिसर्च प्रपोजल चाहिए होते हैं। अब ये बात बड़ी आपने गौर से सुनी है, डरना नहीं, मैं आपको बता दूंगा रिसर्च प्रपोजल बनाने कैसे हैं, और ये ईजी वाला सिस्टम है। देख के आपने डर के नहीं भाग जाना है कि भाई ये हमसे नहीं होगा, आप लोग सब इसमें कर पाएंगे। इसमें यही बेनिफिट है कि जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी उतने ज़्यादा चांसेस हैं। और ये मोस्टली जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग इसमें आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत सारी गलत मालूमात आप तक कन्वे की जा रही हैं। तो लिहाजा आपने वीडियो को गौर से सुनना ताकि आपके पास एक्यूरेट मालूमात आ सकें। तो रिसर्च प्रपोजल यहीं से मैं बता रहा हूँ, 2 रिसर्च प्रपोजल चाहिए, एक नीचे यहाँ पे चाहिए। चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप PhD के लिए कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो ये आर्गूमेंट देते होते हैं कि सर हमने तो बैचलर में रिसर्च की नहीं है, तो हमें प्रपोजल कैसे हम दें, कैसे बनाएं, तो ये बच्चे आप लोगों का इशू है, आप फिर स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें अगर आप ये ऐसा सोचते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल जो है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने पीछे कोई रिसर्च की है कि नहीं की, बस आपके पास ये होना चाहिए और आपको ये बनाना आना चाहिए। बाकी अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के यही हालात हैं, यहाँ पे बच्चे इस काबिल नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आप कर लेंगे। ये मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होना ये। बाकी यहाँ पे जो एज है वो कोई इजी सीन है, 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एज उनको लगता है ज़्यादा हो चुकी है वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप PhD में अप्लाई करना चाहते हैं तो 45 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, और बहुत सारे बच्चे अभी मुझे नीचे कमेंट भी करने लगे थे कि सर ये पॉइंट तो आपने बताया नहीं। वो ये पॉइंट है कि एडमिशन लेटर जो है ना मलेशियन यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि अगर तो आपके पास ऑलरेडी आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप मलेशिया में पढ़ रहे हैं तो आपके पास एडमिशन लेटर होगा, तो वो आपने यहाँ पे देना है। आइदर ये है कि अगर ऑलरेडी आपने कोई एडमिशन सिक्योर कर रखा है तो वो लेटर आपने देना है। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ जब हम अप्लाई करने टाइम जाएंगे कि ये आपके लिए किस हद तक ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं भी होगा तो भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। और ये लोगों ने इसको विन किया विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी। और किस तरह से आप इसको टारगेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसमें जो भी बच्चों की कन्फ्यूजन है वो हम आगे जाकर दूर करते हैं। तो ये हैं सारी इसकी बेसिक्स चीज़ें जो आपने रीड आउट कर ली हैं। बाकी इस PDF फाइल को मज़ीद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो मिनिमम CGPA चाहिए अप्लाई करने के लिए वो 3.0 है, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो चाहे वो PhD के लिए हो। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई है। अब इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं वो ये 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वॉल्व हैं, और 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं। यूनिवर्सिटीज़ को आपने लाजमी तौर पर रिसर्च करनी है, इनके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आपने इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है। अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी जो सूट करती है, आपने हर बच्चे ने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होती हैं कि आपके रेलिवेंट जो आपका फील्ड ऑफ रिसर्च है वो कहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कहाँ पे आपका ईजिली एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बड़ी अहम है, और इस स्कॉलरशिप के अंडर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रेफरेंस सेट करनी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस किस पे है, सेकंड एंड थर्ड। तो लिहाजा आप बायक वक्त इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं जिधर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आती है बात कि यहाँ पे डिग्रीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो फील्ड है वो लिखे हुए हैं कि यहाँ पे एक तो एजुकेशन के रेलिवेंट जितनी भी डिग्रियाँ होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेचुरल साइंसेज हैं, बिजनेस के हैं, इवन तो अगर आपके लॉ के रेलिवेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के रेलिवेंट यहाँ पे डिग्रियाँ हैं, इवन तो जोलॉजी बॉटनी करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास है। और इसी तरह से हेल्थ एंड वेलफेयर, जिसमें मेडिसिन, नर्सिंग और फार्मेसी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर के बाकी डिपार्टमेंट मौजूद है। अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री है, फार्मेसी की है, या MBBS आपने कर रखा है तो यहाँ पे कुछ और डिपार्टमेंट है जिसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब आता है भी अप्लाई कैसे करना है। तो आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, जैसे आपको ये सामने नज़र आ रही है। अब इसमें आपने जैसे ये क्लिक करेंगे, क्लिक हियर के ऊपर, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आपके पास अगर तो ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे, कि नहीं है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। और जैसे ही साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन का पूछेगा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। तो जस्ट आपने सेलेक्ट ये करना है कि आप किस लेवल पे स्टडी करना चाह रहे हैं, मास्टर या PhD सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक लिखना है, गलत नहीं लिखना आपने। जस्ट ये आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे अकाउंट बनने के लिए आपकी ईमेल के ऊपर ईमेल नहीं जानी, वैसे ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वो जो पासपोर्ट है और जो नंबर आपने पासवर्ड रखा होगा यहाँ पे आपने पुट करना है, तो आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक तरह से आपकी एप्लीकेशन शो होगी। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सिंपल चीज़ें आपने ये लिखनी है। बहरहाल जो भी आपसे ये पूछ रहा है, एज है, जेंडर है,
आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है। उसके बाद आपसे वो जो अगली इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो ये आपके एड्रेस के बारे में कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है, आपसे ईमेल लेगा, फ़ोन नंबर लेगा। फिर आपसे मैं पूछेगा आपका एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन कि आप एमरजेंसी में हम आप किससे रब्ता करें। तो आपने किसी ब्रदर का, अपने दोस्त का, यहाँ पे उनकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला पेज जिस पे आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड लिखना है। अब यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2 डिग्री यहाँ पे इंसर्ट करनी है। एक आपने इंटरमीडिएट की और दूसरी अपनी बैचलर की, ठीक है। सबसे पहले बैचलर की पुट करें, देन फिर आप इंटरमीडिएट की पुट करें। उसके बाद ये जो फॉर्म है ना, ये काफ़ी सिमिलर है, आप समझ लें जैसे आपका टर्की बुर्सलारी का जो फॉर्म था। यहाँ भी आपने अपने एकेडमिक या फाइनेंशियल अवार्ड, आपको स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ आपने सर्टिफिकेशन हासिल कर रखी हैं, तो वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है। इसी तरह से अगर आप एज अ कोई वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं, कोई टूर्नामेंट आपने जीता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपने यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ में आपने करने। अगर आप किसी और मुल्क रह चुके हैं तो उनकी आपने रेजिडेंसी जो वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जी आपने नीचे क्लिक करना, डिक्लेरेशन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना, ओके कर लेना, ठीक है। अब ये तो आपकी चीज़ें होगी सारी। डिग्री का मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास फॉर्म आएगा, इसमें आपने अपनी डिटेल्स लिखनी होगी डिग्री के रेलिवेंट और इसको ऐड कर देना है। तो 2 आप ऐड कर दें। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर बैचलर मास्टर्स को ही सिर्फ आप यहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे जाएं और वहाँ पे नो लिखें और उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं। अब ये है मेन चीज़ जिधर आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले अपना फील्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फील्ड है उसमें फिर आप किस डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है, और 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करनी है, ठीक है। और फिर आपने अपनी यहाँ पे डेट लिखनी है कि किस डेट को वहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। तो आप अपनी लिख लें उस हिसाब से, अगस्त की लिख दें आप 2026 में कोई डेट, और एकेडमिक सेशन जो है वो आप अपना यहाँ पे सेमेस्टर लिखें, किस सेमेस्टर में आप इनरोल होना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पे आपके इख्तियार में है कि आप किस इनटेक में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी हमसे पूछते हैं कि इनटेक कौन सी है, तो यहाँ पे लिखी हुई बच्चे आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर डैट आपके पास आइलेट्स है या नहीं, वो आपने येस और नो पे क्लिक करना है। आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह से जो आपकी लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पे लिखनी है जो भी आपकी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये है वो स्कॉलरशिप का हिस्सा जो कि मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, जो मेन चीज़ है जो आपको स्कॉलरशिप ये विन करवा सकती है। यहाँ पे 2 किस्म की आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए। एक ऊपर आपने टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि वो ऊपर वाला छोड़ के नीचे PDF फाइल अपलोड कर देते हैं, तो समझते हैं वो एक ही चीज़ है। तो अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ऊपर वाले बॉक्स में आपने चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, जो ऊपर में हैशटैग लगा के ये निशान लिखा हुआ है ना आपने, कि आपने अपने कोर्स को रिलेट करना है आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ, ठीक है। अब ये जो इसके करैक्टर्स हैं वो 5000 करैक्टर जो हैं वो मैक्सिमम है, यानी अंडर 5000 करैक्टर यहाँ पे आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है, या अपनी मोटिवेशन ज़ाहिर करनी है अपनी कोर्स की रेलिवेंट टू योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स, ठीक है। इसका मैं एक आपको थोड़ा सा खाका दिखा देता हूँ, एक थोड़ा टेम्पलेट दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगेन ये नॉन AI जनरेटेड होना चाहिए, यानी चैट GPT से लिखा के कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये मेन चीज़ है, तो जो आपने लिखनी है और यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके बाद आपको अलहदा से एक यहाँ पे अटैचमेंट शो हो रही है जो आपने अपलोड करनी है। तो ये आपका होगा मोटिवेशनल लेटर, जिसमें इसके अलावा बाकी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, यानी अपना बैकग्राउंड डिस्कस करें, जो एक प्रॉपर मोटिवेशन लेटर होता है। इसका भी एक मैं टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप देख लें, ठीक है। बाकी अगर आपको ये सब कुछ लिखने नहीं आता तो आप इस तमाम चीज़ों के लिए आप हमारी टीम की सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सब चीज़ें खुद लिखें। अगर नहीं आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी और आप नहीं लिख पा रहे, देन ही आप रब्ता करें। आइदर मेरी आप तमाम लोगों को यही सजेस्टेशन है कि बच्चे ये सारा कुछ खुद करें। खुद करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें करनी आएंगी, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो देन फिर आप इसके लिए मैं फिर आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी टीम तैयार है। इवन दो अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस भी करवाना चाहते हैं तो भी वो सारा कुछ हम आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप टीम से रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपके ऊपर है। लेकिन ये सारा कुछ आपको वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग खुद ये सारा कुछ कर लें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ और आपके पास इश्यूज़ हैं, लैपटॉप नहीं है, तो फिर आप उन केस में आप टीम से रब्ता कर सकते हैं, तो फिर ये सारा कुछ आपके लिए हो जाएगा। एंड थर्ड आ गया लास्ट पे जी, रिसर्च प्रपोजल। अब यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के कुछ सवालात के आंसर आपने करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जनाबे वाला कैसे आप लोग रिसर्च टाइटल लिखेंगे, नेम ऑफ सुपरवाइजर्स कहाँ से आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटी तो वही है जो आप वहाँ सेलेक्ट करके हैं 3, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लिखना है, नाम लिखने उनके, और ये सवालात के आपने जवाब लिखने हैं, ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट ये है प्रपोज़ल के लिए, अगर आप थोड़े से आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया है तो अगर आप इसको सुनना चाहते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसके लिए मेरा आपको ये है कि आप गूगल स्कॉलर पर जाएँ और ऊपर जाके जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपकी डोमेन है वो सर्च करें वहाँ पे, और उसके ऊपर जो सबसे लेटेस्ट पेपर है ना वो आप देखें, डाउनलोड करें।
उसका जो है ना एब्स्ट्रैक्ट, वो आप चैट जीपीटी को दें, और जैसे ही आप चैट जीपीटी को उसका एब्स्ट्रैक्ट देंगे तो उसको आप आगे फिर ये प्रॉम्प्ट दें कि आपके ये जो है ना रिसर्च गैप्स हैं वो इसको फाइंड आउट करके देने, जो सवालात हैं वो उस पेपर से निकालें आप, जो लेटेस्ट इनका पेपर है, और फिर उसको पैराफ्रेजिंग करें और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी इंग्लिश में लिखें, और फिर उसको वेरीफाई भी करें कि इसमें किसी किस्म की प्लेजरिज्म या इसमें कोई एआई जनरेटेड कंटेंट तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो तो वो रिजेक्ट है आपका। तो इधर ये इसका आसान हाल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक सवाल वहाँ से अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, तो ये जवाबात आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि सुपरवाइजर्स के नाम कहाँ से आएंगे, वो वहाँ से आएंगे जो बच्चे एडमिशन लेटर के लिए, अगर आप किसी प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हैं ना, कहीं ईमेल्स कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो मैं आगे खैर वो एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो उनके नाम वहाँ पे आएंगे। खैर उसके बाद जनाबे वाला ये आपको समझ आ गई है कि आपने लिखना है, तो ये आपने लिखने के बाद नेक्स्ट पे करना, तो आगे आते हैं रेफरेंस लेटर, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर्स। अब रिकमेंडेशन लेटर पीडीएफ फॉर्म में नहीं, बल्कि यहाँ पे शुरू में एक टेम्पलेट दिया गया था, जो कि आप शुरू में जाएंगे तो वहाँ डाउनलोड की ऑप्शन है, तो वहाँ से आपने देख लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो इस सारे टेम्पलेट को आपने खुद अपने बाई हैंड इसको फिल करना है। आप इसको पीडीएफ एडिटर से करवा लें और चैट जीपीटी आपको ये फिल कर देगी, ठीक है। फिल करने के बाद लास्ट वाला मसला है सिग्नेचर और डेट, उसके स्टंप। तो जो आपके पास पीडीएफ में ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है जिस पे आपके प्रोफेसर ने सिग्नेचर और साइन और स्टंप लगा रखी है, तो वहाँ से वो चीज़ कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, तो आपका ये जो है वो लेटर तैयार है। इसी तरह से दूसरा आपने तैयार करना है और इसकी डिटेल डालनी है, तो ये आपका रिकमेंडेशन आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट में, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, जो आपको बड़ी केयरफुली इसको आपको टेक केयर करना होगा आगे। इसमें यह है कि एप्लीकेशन जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पहले है एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले ये आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिंट करके डाउनलोड करनी है, इसको आपने वेरीफाई करनी है, इसमें अपने सिग्नेचर वगैरह आपने इंसर्ट करने हैं। वेरीफाई करने के बाद दोबारा इसको अपलोड करना है, ठीक है। ऐसे ही कॉपी डाउनलोड करके ऐसे ही नहीं अपलोड कर देना, इसको पहले वेरीफाई करना है, ठीक है। पासपोर्ट उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट बैचलर की है वो वहाँ पर, अगर आपने एजुकेशन वहाँ पे एफएससी भी डाली हुई है, तो सबसे पहले आप अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन की चीज़ इंसर्ट करते हैं, देन फिर उसके बाद एफएससी आएगी। आइलेट्स वगैरह है तो वो इधर पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देना, सीवी अपलोड करनी है यूरोपास में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जी एडमिशन लेटर। अब एडमिशन लेटर के लिए जनाबे वाला, इससे मतलब ये है कि अगर तो आपके पास ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है तो इट इज़ क्वाइट फाइन, लेकिन नहीं है तो क्या करें आप, ये चीज़ आपके चांसेस यहाँ पे इन्हेंस कर देगी। अगर आप किसी प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, यानी कि आप पहले अपने लिए यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करें और उन प्रोफेसर्स को आप ईमेल्स करें कि मैं आपके पास जो है वो जनाबे वाला पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वो आपको प्रोफेसर दो तरह से आगे से रिस्पॉन्ड कर सकता है। एक तो ये कि वो आपको इस तरह से, जैसे मैं आपकी ये स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, ये एक कैंडिडेट ने अपनी स्टोरी शेयर की हुई, ऑलरेडी मलेशिया में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से ये मैंने चीज़ें ली हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि प्रोफेसर इस तरह से रिस्पॉन्ड उनको किया था, और इन्हीं के पास वो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने इनको एक्सेप्टेंस लेटर इस शक्ल में दिया कि उन्होंने आपको ये बोला कि आप जाके हमारी यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करें, यानी कि इसी चीज़ को उन्होंने पीडीएफ फाइल बना ली, ऊपर लिख दिया कि मैंने प्रोफेसर से रब्ता किया था तो उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, और एक्सेप्टेंस लेटर आप कह लें से दिया है। इसी तरह से कुछ प्रोफेसर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, तो कुछ भी आपको मिल जाए, या तो प्रोफेसर आपको ईमेल दे दे इस तरह से कि आप जाके वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अप्लाई करें, इट मीन्स कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी वजह से वो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आइदर वो आपको डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर दे दे, कुछ भी आपको मिल जाए, तो वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है, एक फ़ाइल तैयार करनी है, और ऊपर आपने कमेटी के लिए ये चीज़ें लिखनी है कि भाई मैंने इस तरह से मुझे ये मिल गया और मैं आपको फर्दर ये दे रहा हूँ, और इसको आपने एक फ़ाइल बना के वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो अगर आपके पास ये सारा कुछ एक्टिविटीज़ आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चांस इन्हेंस करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, तो ये आपने वहाँ अपलोड करना है। अगेन लास्ट पे है रिसर्च प्रपोजल। अब ये वाला रिसर्च प्रपोजल वो वाला रिसर्च प्रपोजल नहीं है जो आप ऑलरेडी वहाँ पर दे के आए, ये आपको अलहदा रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा। ये वो रिसर्च प्रपोजल है जो कि आप कह लें कि जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग लिखनी पड़ेगी, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू ऐड करना पड़ेगा, ये सबसे लिटरेचर रिव्यू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च गैप्स क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपने प्रपोजल जो आपका एक ऑलरेडी आपको एक टेम्पलेट का पता होगा तो वो चाहिए होगा, यानी इसमें 2 आपके पास मोटिवेशन लेटर चाहिए, 2 आपको प्रपोजल चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली कि आपके सारे ही सवालात इस वीडियो में इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट कवर हो चुके हैं। अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अब बात करें बैचलर वालों के लिए, लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और वहाँ की जो एज बच्चों की लिमिट है वो 17 साल से लेकर 20 साल है। तो वहाँ अगर आप इवन तो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे नीड बेस्ड चूँकि स्कॉलरशिप है, उसका क्राइटेरिया 2 चीज़ों पे बेस करेगा। एक तो आप लोग कितने ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसकी एक लिमिट उन्होंने सेट की हुई है कि आपकी महाना इनकम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो 85,000 से कम होनी चाहिए, 85,000 से,
और दूसरा ये कि वहाँ पे जो नंबर हैं वो 70% से आपके कम नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी MBBS वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं ऑलरेडी भी अपनी प्रीवियस वीडियो में इस स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल से बात कर चुका हूँ, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉल बुकिंग के लिए अपने डायरेक्ट मैसेज करना, भी मुझे कॉल बुक करवानी है तो वो आपको आगे जो भी फर्दर प्रोसेस है सारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।